कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ससी मलिक शेर, उन्होंने ना सिर्फ CSS का इम्तिहान पास किया बल्कि बतौर CSS ऑफिसर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। CSS का इम्तिहान पास करना कितना मुश्किल है, आए चलते हैं और जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। मुझे ये बताएं, MBBS उसके बाद बतौर CSS ऑफिसर, तो हम लोगों ने देखा है जो डॉक्टर्स होते हैं या ऑफिसर्स जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी एक पैक्ट डोमेन होती है, वो उसी में रहना पसंद करते हैं। आप वक्तन फ़क्तन अपनी एक्सपीरियंस भी सोशल मीडिया पे शेयर करती रहती हैं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? वैसे हर साल का जो स्टेटिस्टिक्स हैं CSS के, वो डॉक्टर्स के पास होने की रेशो हमेशा सबसे ज़्यादा ही रही। सही। असल में उनका स्टेमिना बिल्ड हुआ होता है। बाकी तो सब्जेक्ट सिलेक्शन और उन चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मेडिकल के सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है CSS के सब्जेक्ट से। पर पढ़ाई का जो स्टेमिना है वो आपको CSS में, मेडिकल का स्टेमिना CSS में काम आ रहा होता है। मैंने MBBS के बाद CSS क्यों किया? क्योंकि मेरे घर में एक रिवायत बनी हुई थी एंड आई वाज टोल्ड, जब मैं मेडिकल कॉलेज में जा रही थी, थ्रू आउट दैट टेन्योर मेरे फादर मुझे कहते रहे कि अभी वहाँ चली गई है, अब ये वहाँ पे जैसे सब दोस्त और सब कुछ कर रहे होंगे, आखिर में इसका प्लान बन जाएगा कि मैंने भी डॉक्टर और पार्ट 1 करके स्पेशलाइज करना है, तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि करना तुमने CSS है। तो मैंने कहा फाइन। सही। तो मेरी जिद थी ग्रेजुएशन MBBS करने की, डैड की जिद थी CSS करने की, तो दोनों की जिद्दें पूरी हो। ठीक है। वो कर ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आप एक बहुत अच्छा अपना मोटिव लेकर चल रही हैं, वक्तन वक्तन सोशल मीडिया पे आप शेयर करती हैं वर्क बैलेंस लाइफ, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। वो ख़वातीन जो कहती हैं भाई हमारे पे घरेलू जिम्मेदारियां भी हैं, बाहर का काम भी होता है, हम लोग कैसे मैनेज करें, वो थोड़ा सा थक जाती हैं उस चीज़ से, तो आपके ऊपर तो बतौर आप कैंटोनमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं, एक भारी जिम्मेदारी है आप पर, तो घर में को भी देख रही हैं, मदर भी हैं, तो मुझे बताएं कैसे ये सारा कुछ मैनेज आप कर रही हैं? देखिए, एक आपको ये बात बता दूं कि हम लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना मुश्किल काम है। और ये क्वेश्चन हम किसी औरत को नहीं पूछते हैं जो 24 घंटे घर पे है। वो बच्चे भी रखेगी, वो खाना भी पकाएगी, वो कपड़े भी धोएगी, वो हस्बैंड के लिए भी रेडी है, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, ऐड अदर पीपल इन दिस टू। और हम लोग तो नौकरी से आके वी हैव दिस पॉइंट इन आवर हेड्स, और वी हैव दिस प्लस पॉइंट टू अस कि हम कह सकते हैं कि जो हम थके हुए आए हैं नौकरी से। सही। वो तो ये भी नहीं कह सकते, हालांकि जितना वो थक रहे होंगे उतना कोई नहीं थक। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ड्यूटी जो घर की औरत के जिम्मे एक जो हाउस वाइफ जुड़ गई है, वो जोड़ी ही हुई है, चाहे वो वर्किंग है कि नहीं। सही। एंड दिस इज नोन एज अ सेकंड शिफ्ट। अब वो फर्स्ट शिफ्ट कर रही है, अब घर आएगी। तो इस चीज़ को मैं आपको सच बताऊं, वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, एज अ पर्सन आप मेंटेन 100% कभी नहीं कर सकेंगे। आप रोज़ ट्राई करते हैं कि मैं कोशिश करूं कि घर को भी टाइम दूं और बच्चों को भी, ये कभी नहीं होगा अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं। आई एम लकी इन दिस रिगार्ड दैट माई पार्टनर इज सपोर्टिव, ही इज हियर। अभी जब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, माई किड्स आर विथ हिम, तो इस तरह की बहुत सारी जगहों पे व्हेन आई एम टायर्ड ही टेक्स केयर ऑफ देम, सो दिस हैपेंस। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा मैडम बताएं कि ख़वातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं, उनके हवाले से उन्हें क्या आप सजेशन देना चाहेंगी कि वो किस तरह अपनी डेली लाइफ जो है उसे मेंटेन करें, अगर वो वर्किंग वूमेन है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, लेडीज़ के लिए मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज़ मेक योर सेल्व्स इकोनॉमिकली स्टेबल। आप जब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है ना, तो फिर आपका कोई बंदा दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ आफतें अल्लाह की तरफ से होती हैं, ऑफ कोर्स यू कांट डू एनीथिंग अबाउट देम, लेकिन डिपेंडेंट हो जाना और स्पेशली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाना। सही। अच्छा मुझे बताएं, जैसे ही आपने ये सफ़र शुरू किया या अभी आप काम कर रही हैं फील्ड में, दुश्वारियां तो बहुत ज़्यादा आई होंगी ज़िंदगी में। कभी कोई ऐसा वक्त आया, ये जो मैंने अपने लिए मंशूर सोचा था या मेरी जो ज़ाती मंशा थी, इसको मैं थोड़ा सा तब्दील कर दूं या बस स्टॉप हो जाऊं, कभी ऐसा वक्त आया ज़िंदगी में? मैं मेडिकल में थी, देयर वाज अ टाइम, मतलब मेडिकल फील्ड वाज माय प्रायोरिटी, आई वांटेड टू बी दैट, बट समवेयर थ्रू दैट जर्नी I realized कि I don't want to be a doctor anymore. I met such people. There were different incidents which I didn't like, which happened and I didn't like them. तो मैंने कहा यार I don't want to be these people in my future. सही। तो मैंने कहा यार यहाँ नहीं रहना। आपके इंस्पिरेशन बन जाते हैं ना, आपके सीनियर्स बड़े। My inspiration was सर हमजा शफकात। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं,
एक सवाल जो आपसे बहुत मर्तबा शायद पूछा गया होगा, आप इतने सारे काम जो हैं सोशली भी और घर के हवाले से भी और ऑफिस के हवाले से भी डन कर रही होती हैं, सच्ची सच्ची बता दें कि आपका दिन जो है वो कितने घंटे पे मुश्तमिल है? हमारा 24 घंटे होता है। मेरा एक बैचमेट है उमैर, उसने एग्जैक्ट यही वर्ड्स है, वो कहता होता है हमारे दिन में 24 घंटे हैं, सस्सी के दिन में 24 से ज़्यादा घंटे। हाउ डू यू डू ऑल ऑफ दिस? देखिए, मैं एक दफ़ा टेड टॉक्स के ऊपर अपनी पहले भी एक पूरी स्पीच इस पे दे चुकी हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस पे। आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन, पेनिंग थिंग्स डाउन बिफोर टाइम। पूरे हफ्ते का प्लान क्या है, इस पूरे महीने का बड़े चंक्स में प्लान क्या है, और फिर डेली मेरा कंपल्सरी प्लान बनता है। रात को मैं कंपल्सरी लिखती हूँ कि कल के दिन मैंने क्या क्या काम करने हैं। वो ज़रूरी नहीं है 100% फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन जितने हो सकते हैं वो करके अगले काम नेक्स्ट डे पे पेंड हो जाते हैं। यूट्यूब पे जो हम आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं या इंस्टा पे हम लोग आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो लोग जब आपसे आके मिलते हैं और आपसे कहते हैं कि यू आर आवर इंस्पायरेशन, तो कैसा लगता है? एक होता है ना इंसान पे, अब समझता है मुझ पे अब बोझ आ चुका है, मैं अब लोगों बोझ, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, तो आपको खुशी महसूस होती है, राहत महसूस होती है, या लगता है कि मैंने अभी और अच्छा करके दिखाना है क्योंकि मैं लोगों के लिए रोल मॉडल हूँ? मैं आपको बताऊँ, आई एम अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। सच में जब कोई लोग इस तरह मिल रहे होते हैं, सच्चे दिल की बात बताऊँ तो अक्सर वो दिल में ख्याल आ रहा होता है कि अल्लाह इज्जत देने वाला है, लेकिन आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, ट्रस्ट मी। बहुत लोग हैं हर साल जो CSS करते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे प्राउड फील होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम टू मी देर माई स्टूडेंट्स यूजुअली। तो अपने स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ सोशल इंटरेक्ट हम इंटरनेट पे कर रहे होते हैं, मैं जूम पे पढ़ा रही होती हूँ ऑनलाइन, वो जब रियलिटी में सच में आके हक कर रहे होते हैं और मिल रहे होते हैं, वो फिर अजीब सा प्राउड फील होता है, खुशी फील होती है। ये कैसे ख्याल आया कि अपना जो CSS का एक्सपीरियंस है वो मैं आऊँ और लोगों से शेयर करूँ, यूट्यूब पे शेयर करूँ? ये कैसे ख्याल आया? और वो बहुत ज़्यादा क्लिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग उसे पसंद करते हैं और उनके मिलियंस में जो है वो व्यूज़ हैं। ये कैसे ख्याल आया? ऐसे असल में ये था कि मैं आपको क्लियर कट जो सीधी सी बात है वो ये है कि आप अक्सर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें ना, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट ट्रू। Exactly ऐसा ही है। हमने 18,000 किताबें पढ़ ली हैं, 50,000। When I qualified the CSS exam, it clicked me कि यार इतना भी डिफिकल्ट नहीं। Plus I had a very bad experience when I did my MBBS। तो मैंने कहा CSS दे लेते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने पार्ट 2 के प्लैब का एग्जाम देने का वो कर लिया, प्लान B बना लिया कि अगर मेरा CSS ना हुआ तो फिर मैं प्लैब दे के आई विल मूव टू UK। सही। उस प्लैब की तैयारी कैसे करनी है, बुक्स कौन सी चाहिए, शुरू कहाँ करना है, nobody was telling me the right thing। I kept on going to the people जो बाहर चले गए, जो कॉलेज के सीनियर्स थे, जो पाकिस्तान में जो लोग तैयारी कर रहे थे, कोई बंदा सीधी ठीक बात नहीं बता रहा था। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार इतनी हम अजीब सी कौम बन चुके हैं कि हम किसी को आगे जाने दे ही नहीं रहे हैं और एक मुश्किलात में डाल रहे हैं, एक तजस्सुस खामखा का क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो डिजर्व करते हैं वो सब्जेक्ट पास करना या वो एग्जाम पास करना, सिर्फ मिस गाइड होने की वजह से। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यार ये करेक्ट गाइडेंस इज़ नीडेड। तो मैं बड़ी उसके ऊपर कंडेम भी हुई, अच्छा इस तरह के CSB बन गए, इतना ईजी पढ़ के हो गए। ट्रस्ट मी, इतना ईजी ही है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, हमारे दिमाग में जो उसका एक खाका बनाया गया, एक ढांचा बनाया गया, वो मुश्किल तरीन बनाया गया कि इवन लोग ये नाम भी सुनते हैं ना CSS का तो दूर कोसों दूर भागते हैं, भाई अटेम्प्ट ही ना करें। इवन कि मैंने भी इसी डर से अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वालिफिकेशन होने के बावजूद। अच्छा मैडम, मैं एक और आपसे बात जानना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे भी, इसके अलावा आप अपना एक्सपीरियंस जो है इंस्टा पे अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, तो मुझे ये बताएं आपने क्या मैनेज करने के लिए एक टीम रखी हुई है बाकायदा, या खुद ही टैकल कर रही होती हैं सब कुछ? नहीं, मेरी जो सबसे छोटी बहन है ना, शी यूजुअली रिप्लाइज टू द मैसेजेस इंस्टाग्राम के ऊपर। पर मेरे जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं वो मैंने बताया हुआ है कि ये आपने नहीं देखने। सही। दो दोस्त हैं मेरे और भी, वो भी मैसेज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो वीडियोस बन रही होती हैं यूट्यूब के लिए, ये आप खुद सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं? मैं खुद, मतलब कैमरामैन भी मैं खुद, वो डब्बे के आगे यूं रख के वो इट फॉल्स ऑफ। और कई दफा जो है ना बड़े प्रॉब्लमेटिक किस्म के मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट यस आई मेक द वीडियोस माई सेल्फ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, अगर अब ज़िंदगी में चलें, आप ऑफिसर भी बन गई, MBBS से भी गुजर के आ चुकी, तो मुझे ये बताएं अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी और हसरत बाकी है? जिसके लिए आप अभी भी अगर कसरत करना चाहें तो आप दिलो जान से करेंगे, कौन सी? मैं कर रही हूँ अच्छा एक बात बताऊँ, ये कभी भी दीज थिंग्स आर नेवर एंडिंग। आप एक बंदा कभी भी ये नहीं हो सकता कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया की हर चीज़ सीख ली है, अब मैं 100 पे पहुँच गया हूँ। नहीं, आप जितना भी सीख लेंगे, देयर इज़ मोर इन द वर्ल्ड टू लर्न। तो मेरी अभी फ़िलहाल इस साल की न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में भी था, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले अ गिटार
By the end of this year, I would have learned that. गुनगुनाने का भी शौक है? किसको ज़्यादा सुनती हैं? मैं इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग्स। अच्छा, उनको ज़्यादा सुनती हैं। वैसे गाना आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? गाना, गज़ल वगैरह कौन सी सबसे ज़्यादा जो पसंद है? मुझे आजकल जो सबसे ज़्यादा मैं सुन रही हूँ पुराना 60s का सॉन्ग है, 60s 50s का प्रॉब्ली, अगर मुझसे मोहब्बत है। आई डोंट नो आपने सुना? गुनगुना के नहीं। एक मैडम मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल वे में एक्सप्रेस किया जाता है। क्या आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ? ऐसा ही हुआ, तो लिटरली ऐसा हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि CSS इस कदर भी डिफिकल्ट है, मेहनत चाहिए। ऐसा कोई बंदा पास नहीं होगा जो मेहनत नहीं कर रहा और बैठ के कहे कि मैं पेपर, मेहनत चाहिए, लेकिन वो डूएबल है। इंसान पास कर रहे हैं हर साल, तो इंसानों के लिए डूएबल है, लेकिन ये और तरीके से लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है। सेम गोज फॉर मेडिकल, सेम गोज फॉर ऑल दी अदर फील्ड्स। तो हम लोग, आई स्टिल कुडंट गेट एन आंसर टू दिस कि हम लोग ये क्यों करते हैं लोगों के साथ। हम किसी और को कामयाब होता क्यों नहीं देख सकते? अच्छा, इर्द गिर्द जब माशरे में देखती हैं, मुख्तलिफ लोगों से रोज़ मिलती हैं, तो दिल में हसरत होती है ना, काश लोगों में से ये वाली चीज़ निकल जाए और ये वाली चीज़ इनमें आ जाए। वो क्या चीज़ है? सिविक सेंस आ जाए। बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल है कि हम कैंट्स, आपने ऑल ओवर पाकिस्तान देखे होंगे कि कैंटोनमेंट साफ़ सुथरे होते हैं। MLCG के लोग जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कैंटोनमेंट्स की संभाले हुए होते हैं, और सैनिटेशन जो है हमारी एक ब्रांच है बहुत सारी और ब्रांचेस में से। तो कैंटोनमेंट्स की सफाई के ऊपर ख़ास ख्याल रखा जाता है। सही। यकीन करें कि हमने अगर कोई एक सीमेंट का वो स्क्वायर बना रखा है कि आपने इसके अंदर अपना डिपॉजिट करना है गंद, उसके अंदर नहीं फेंकेंगे। इधर शॉपर और उधर शॉपर और 10 मीटर दूर जरूर जाएगा, लेकिन 4 कदम लेके उसके अंदर। ये बड़ी छोटी सी बात है। ये सिविक सेंस है जो आपने अपने बच्चे को बचपन से सिखाई होती है कि लोगों के जहनों में ये बात डाली गई है कि आप रैपर उठाते हुए यू आर बिकमिंग समथिंग विच यू शुड नॉट बी। हालांकि ये बड़ी गलत और अजीब सी थॉट है। दूसरा, मोरालिटी। मॉरल्स अगर एक बंदे के ठीक है ना, और ये मोरालिटी आप और मेरी एज में आके नहीं सिखाए जा सकते। ये बड़े छोटे बच्चे को स्कूल में ये चीज़ें शुरू कराई जाती हैं। बेसिक्स पे काम, बेसिक्स पे काम। सही। ये वहाँ से बिल्ड होते हैं। सुनने वाले जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए पैगाम क्या देंगी? लेडीज़ के लिए मेरा पैगाम अगेन वही है कि अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करें। दुनिया का कोई भी काम कर रही हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाली औरतें हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, चाहे वो होम मेकर्स हैं जो पूरा दिन 24 घंटे घर संभाल रहे हैं, प्लीज़ टेक सम टाइम आउट ऑफ योर लाइफ फॉर योर सेल्फ। आप दुनिया को देते ही चले जा रहे हैं, प्लीज़ अपने लिए कुछ टाइम रखें। दूसरा, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, एक कोटेशन है जो कि इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो है, दोज हु डू नॉट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। आपका बिलीफ ही नहीं है ना मैजिक पे, तो फिर वो होगा भी नहीं। आई होप यू गेट द पॉइंट। थैंक यू सो मच मैडम फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आप लोगों ने मैडम के जज्बात, नज़रियात सुने। आज इनसे बाहम गुफ्तगू करने का मकसद इनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज और इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस इन्हीं की ज़बानी जानना, और ये ज़िंदगी के नशेबो फराज किस तरीके और किस सलीके के साथ गुजार रही हैं ये आपको बताना। अगर आप समझते हैं कोई आप में टैलेंट है तो आप उसे अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और अपनी शख्सियत का एक मुस्बत पहलू लोगों को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। बस आप में तरीका और एक सलीका होना चाहिए। आज बेसिकली इनकी ये मोटिवेशनल स्टोरी है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए। मलिक फ़ात को दीजिए इजाज़त। आपके पेश खिदमत इस तरह की वक्तन फ़वक्तन बाहम गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो लाते रहेंगे और आप लोगों को इसी तरह मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।